हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर, हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 का अध्याय 8 यानी गति मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये इस अध्याय पर पहली वीडियो है, यानी ये भाग 1 है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का कुछ परिचय समझेंगे, उसके बाद गति का वर्णन करेंगे यानी मोशन को समझेंगे कि मोशन होता क्या है। फिर हम लोग अदिश राशियाँ यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ और सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी समझेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। फिर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होते हैं, विद एग्जाम्पल हम लोग ये पूरा समझेंगे। फिर एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन और असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इनके बीच में अंतर क्या होते हैं, वो हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूं, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर अध्याय 8 गति। बच्चों, इस अध्याय को समझने के लिए सबसे पहले हमें विराम अवस्था और गति की अवस्था को समझना बहुत ही आवश्यक है। अब होता क्या है बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, अगर मैं आपके सामने कुछ नाम बोलूँ तो वो बताना कि क्या ये जो सभी वस्तुएं हैं वो गतिमान है या नहीं है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये बोर्ड जो है, जो आप देख रहे हैं, ये गतिमान होगा या नहीं होगा, तो बताइए। ये जो है एक ही पोजीशन पर फिक्स है, यहाँ पे हम लोगों ने इसे टांग दिया तो यहीं पर है, हिल तो नहीं रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है किस में है, एक विराम स्टेट में है, विराम अवस्था में है, ये कहीं भी हिल नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं किस अवस्था में हूं, मैं क्या गतिमान हूं या नहीं, तो हाँ, मैं बिल्कुल गतिमान हूं। मैं कभी इस तरफ आ रहा हूं, कभी इस तरफ जा रहा हूं, तो क्या है, मेरी अवस्था जो है विराम स्टेट में नहीं है। मैं किस स्टेट में हूं, गति की स्टेट में। तो हमारे जो आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो केवल और केवल दो ही अवस्था में हो सकती हैं, या तो विराम अवस्था में होगी या फिर वो गति की अवस्था में होगी। यानी कि या तो वो एक ही जगह पर स्थिर होगी या फिर वो टाइम के साथ, ध्यान रखिएगा, समय के साथ। यहाँ पर दोबारा बोलता हूँ मैं कि जब भी हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं और अगर वो गतिमान है, गति की अवस्था में है, तब हम लोगों को क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है यहाँ पर, कि समय के साथ वो किस अवस्था से आगे या पीछे जा रहा है। क्लियर। अब अगर मैं बोलता हूँ कि हम लोग कहीं पर, जैसे हम लोग रोड पर जा रहे हैं तो एक पेड़ है, ठीक है बच्चों, एक पेड़ है और वो स्थिर पोजीशन में है, वो तो नहीं हिलता है कहीं पर भी, तो वो किस में हुआ, विराम अवस्था में। अब यहाँ से कोई एक बाइक या कोई एक पर्सन बाइक पर बैठा हुआ जा रहा है। अब थोड़े समय पहले मैं देखूंगा तो वो यहाँ पर था और 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद वो यहाँ पर पहुँच गया। तो अगर मैं इस पेड़ के हिसाब से इस व्यक्ति की या इस बाइक की पोजीशन देखूं, अवस्था देखूं, तो क्या हो रहा है, पहले तो ये यहाँ था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा ये जो आदमी था या जो बाइक थी वो दूसरी जगह पर आ गई। तो इस निश्चित बिंदु के हिसाब से, इस पेड़ के हिसाब से इसकी जो अवस्था थी वो बदलती रही। ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करते हैं विराम अवस्था की, तो यानी स्टेट ऑफ रेस्ट की, तो जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु यानी कि जो पेड़ था, इसको हम लोग बोल रहे हैं, के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, समय के साथ। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक, ये एक पेड़ है और इसके सामने भी एक पेड़ है। अब दोनों के दोनों क्या हैं, स्थिर हैं। अब इन दोनों की पोजीशन में देखता हूं तो क्या समय के साथ एक दूसरे के अपेक्ष बिंदु के साथ, संदर्भ बिंदु के हिसाब से हम देखें तो क्या बदलेगी, बिल्कुल भी नहीं बदल रही है। तो ये दोनों के दोनों ही कैसे हुए, विराम अवस्था में हुए। क्यों, क्योंकि ये समय के साथ बदल नहीं रहे हैं, ये एक ही फिक्स्ड पोजीशन पर खड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने एग्जांपल लिया, उदाहरण लिया कि एक पेड़ के सामने कोई बाइक वाला है और कुछ समय पहले उसकी पोजीशन यहाँ थी और कुछ समय बाद वो यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, समय के साथ साथ इस बिंदु के हिसाब से उसकी अवस्था में चेंजेस हुए, वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच गया। तो यहाँ पर वो जो वस्तु थी, जो बाइक थी, वो किस अवस्था में है, गति की अवस्था में, यानी गति की अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन। तो बच्चों, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित
संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, गति की अवस्था। तो ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को यही समझना है कि कौन सी वस्तु हमारी स्थिर है और कौन सी गति में है। तो दो अवस्थाएं हुई, विराम अवस्था और गति की अवस्था। अगर वो समय के साथ बिल्कुल स्थिर जगह पर है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो विराम अवस्था, और अगर उसमें चेंजेस हो रहे हैं समय के अनुसार, तो वो गति की अवस्था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी समझा कि कोई भी वस्तु गति में कब आएगी, तो देखो किसी पिंड यानी कि ऑब्जेक्ट या वस्तु को गति में कहा जाता है जब उसकी स्थिति किसी स्थिर वस्तु, ध्यान रखिएगा, स्थिर वस्तु के संदर्भ में लगातार बदलती है। कोई एक पोजीशन में अगर कोई हमारा जैसे पेड़ है, उदाहरण से समझिएगा कि कोई एक पेड़ है, वो क्या है, स्थिर है, एक ही जगह पर है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, और उसके सामने एक कार है, ठीक है, एक ए पॉइंट पर, लेकिन थोड़ी देर बाद ही 5 सेकंड या 10 सेकंड बाद वो जो कार है वो इस पॉइंट पर आ जाती है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी पोजीशन अलग थी और यहाँ पर 5 सेकंड बाद पोजीशन क्या हो गई, अलग हो गई। तो किसी एक स्थिर बिंदु या स्थिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से मैं इस कार को देखता हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसकी इस पोजीशन में, उसकी स्थिति में बदलाव हो रहे हैं, तो वही क्या होगा, हमारा मोशन कहलाएगा। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, किसी पिंडी का संचलन गति कहलाता है। क्लियर हो गया बच्चों। तो जैसे जैसे वो समय के साथ उसकी स्थिति में बदलाव आएगा किसी एक स्थिर बिंदु के हिसाब से, वही क्या कहलाता है, हमारा गति या मोशन कहलाता है। अब बच्चों, एक चीज़ और समझनी है हम लोगों को कि सभी गतिमान पिंडी, जितने भी हमारी वस्तुएं जो गतिमान है, मोशन में है, का एक सामान्य लक्षण होता है, और वो क्या होगा कि वे समय के साथ अपनी स्थिति बदलते हैं। यही हमारा मेन पॉइंट है कि जो भी हमारी वस्तु है वो गतिमान है, गति में है यानी मोशन में है, वो समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती रहेगी। जैसे कि ये कार कुछ समय पहले यहाँ पर थी और समय के साथ वो अपनी स्थिति को बदल लिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कार है वो किस में है, गति में है। बच्चों, अभी हम लोगों ने बोला कि कोई भी एक वस्तु जो है वो अगर गति में है तो हम लोग उसको पहचान सकते हैं कैसे, किसी एक स्पेसिफिक बिंदु के हिसाब से, कि अगर वो बिंदु स्थिर पोजीशन पर है, निश्चित जगह पर खड़ा हुआ है, और उसके हिसाब से जो वस्तु है वो मूव हो रही है यानी समय के साथ अपनी स्थिति में अंतर लेकर आ रही है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो जो है वस्तु गतिमान है या नहीं है। लेकिन क्या बच्चों, अगर हम लोग हर एक वस्तु को देखें तो क्या हमें बिल्कुल देखने से तुरंत पता चल जाएगा कि जो वस्तु है वो गतिमान है या नहीं? तो बच्चों, ऐसा नहीं है। हम लोग उसे देख करके तुरंत नहीं बता सकते हैं कि वो जो वस्तु है वो गतिमान है या नहीं। अब देखो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि कोई पिंड यानी वस्तु पर्याप्त तीव्र गति करता है तो उसके संचलन को आसानी से देखा जा सकता है। यदि वो क्या होगा, जैसा भी हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था कार वाला, तो कार जो है वो तेजी से जा रही है, तो वहाँ पर हमें तुरंत समझ में आ गया कि वो गतिमान है यानी गति में है, मोशन में है, क्योंकि वो जो है, जो उसकी स्पीड है वो तेजी से चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की, और अगर वो वहाँ से हिल तो रहा है यानी वो गति में तो है, लेकिन वो तेजी से नहीं हो रहा है और वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, तो क्या हम लोग उसे तुरंत समझ पाएंगे? अब उसको समझने के लिए हमें उसे थोड़ी देर के लिए देखना होगा कि क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, पर यदि पिंड अत्यधिक मंद गति करता है तो उसके संचलन को तत्काल देखना कठिन होता है, यानी उसको हम लोग तुरंत देख करके नहीं बता पाएंगे कि क्या वो गति में है या नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर समझते हैं घड़ी। देखो बच्चों, जो घड़ी होती है उसमें हमारे पास 3 तरह की सुइयाँ होती हैं, एक सेकंड वाली सुई, एक मिनट वाली और एक घंटे वाली सुई। अब अगर हम लोग घड़ी को देखें तो हमारे पास 3 सुइयाँ हैं, एक घंटे वाली, एक मिनट वाली और एक जो है सेकंड वाली सुई। अब इन तीनों को अगर मैं देखता हूं तो इन तीनों में से तुरंत कैसे पता चल जाता है वो मुझे कि कौन कौन सी जो सुइयां हैं वो गति में है या कौन कौन सी नहीं है? अब सबसे पहला तो क्वेश्चन मेरा यही है कि ये जो तीनों सुइयां हैं वो गति में हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो कौन कौन सी हैं या सभी हैं? तो बच्चों, ये आंसर होगा इसका कि यहाँ पर जो तीनों सुइयाँ हमारी हैं, घंटे वाली भी, मिनट वाली भी और सेकंड वाली, तीनों ही गतिमान हैं, तीनों ही मोशन में हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जिसका हमें पता चल जाता है वो है सेकंड वाली सुई।
क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो लगातार तेज़ी से अपनी स्थिति को समय के अनुसार बदल रही है। जैसे ही हम लोग बात करते हैं 1 सेकंड वो आगे हुई, फिर आगे हुई, फिर आगे हुई, तो यहाँ पर वो लगातार अपनी पोजीशन को, स्थिति को बदल रही है समय के अनुसार। लेकिन अगर हम लोग मिनट और घंटे की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर तुरंत नहीं पता चलता है। मिनट को हमें देखने के लिए, समझने के लिए क्या वो गति में है, थोड़ा सा उसे देखना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए निश्चित उसे देखना होगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि वो गति में है या नहीं। और ऐसा ही होगा किसके साथ? घंटे वाली सुई के साथ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु को तुरंत देख करके समझा नहीं जा सकता है कि वो गति में होगा या नहीं होगा। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ की। तो बच्चों ये वो भौतिक राशियां हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें उसको बताने के लिए, उसको समझने के लिए केवल किस चीज़ की ज़रूरत होती है? परिमाण की। और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है? वह है दिशा की। ध्यान रखिएगा, वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल और केवल किसकी आवश्यकता है? परिमाण की और दिशा की नहीं होती है, उन्हीं भौतिक राशियों को हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश राशियां। अब उदाहरण के तौर पर समझिए बच्चों कि दूरी यानी कि डिस्टेंस, चाल यानी कि स्पीड, कार्य, ऊर्जा, दाब, घनत्व, ये सभी किसके उदाहरण हैं? हमारे अदिश राशियों की यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ की। अब बच्चों होता क्या है, मान लो अगर मैं बोलता हूँ, जैसे उदाहरण हम लोगों ने लिया दूरी, तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने जो है 10 किलोमीटर दूरी तय करी, तो यहाँ पर हम लोगों को उसको दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों ने किस दिशा में करी है वो। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ उसका क्या बताना है? परिमाण बताना है कि वो कितना है। और वही हमारी राशियाँ क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ। जैसे मैंने बोला कि दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर हमने दिशा नहीं बताई, केवल उसका परिमाण बता दिया। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ कि चाल कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ परिमाण बताया, हमने उसे दिशा नहीं बताई है। तो ध्यान रखिएगा कि अदिश राशियों में दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। क्लियर हो गया बच्चों? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम क्या आता है? हमारे परिमाण। हमारे पास अगर परिमाण है तो हम लोग उसको समझ सकते हैं कि वो कैसी राशियाँ होंगी? अदिश राशियाँ होंगी। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सदिश राशियाँ। ध्यान रखिएगा बच्चों, अदिश राशियों में केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता थी, लेकिन सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ हमें वहाँ पर यह भी बताना होगा कि वो जो स्थिति है वो किस दिशा में है। ध्यान रखिएगा, परिमाण और दिशा क्या होगा? सदिश, और अदिश में केवल और केवल परिमाण। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करता हूं तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये आदि सभी क्या है? हमारे किसके उदाहरण हैं? सदिश राशियों के। अब यानी कि अगर मैं बात करता हूं विस्थापन की, तो अब मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताना है कि वो कितना है, केवल और केवल उसका परिमाण नहीं बताना है, उसको हमें दिशा भी बतानी होगी कि वो किस दिशा में जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बल की बात करता हूँ तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताना है कि कितना हम लोगों ने बल लगाया, लेकिन ये भी बताना होगा कि वहाँ पर हम लोगों ने किस दिशा में लगाया है। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही वेग है तो परिमाण के साथ साथ हमको उसकी दिशा भी बतानी होगी, तभी वो हमारी क्या कहलाती है? सदिश राशियाँ। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर आपको क्लियर है कि अदिश राशियों में सिर्फ और सिर्फ क्या था? परिमाण, लेकिन सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों ही आवश्यक होती हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं दूरी यानी डिस्टेंस और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो बच्चों, दूरी क्या कहती है? वस्तु द्वारा चली गई दूरी, दिशा जिसमें वस्तु चलती है की परवाह किए बिना गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी। यानी कि बच्चों अगर मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण दूं कि मान लो आप लोग जो है जॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों का मन है कि हमें सुबह रनिंग करने जाना है, तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ रनिंग करनी है, ठीक है, और वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को तय करना है ताकि हम लोग अच्छे से फिट हो पाएँ। लेकिन बच्चों अब सपोज एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं यहाँ पर कि ए पॉइंट से आपने भागना स्टार्ट करा और ए पॉइंट से भागते हुए आप कहाँ पर आ गए? बी पॉइंट पर आ गए, और ये कितनी दूरी थी, कितना डिस्टेंस आपने कवर करा है? 5 किलोमीटर। अब बी पॉइंट से आप कहाँ पर आए? सी पॉइंट पर। कहाँ पर आए? सी पॉइंट पर, और कितना है? 4 किलोमीटर आपने डिस्टेंस यानी दूरी तय कर ली। अब बच्चों हमारा जब हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को रनिंग करने जाना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो उद्देश्य था वो क्या था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करनी है,
हमारा ये तो उद्देश्य नहीं था ना कि हमें इसी दिशा में करनी है या इस दिशा में करनी है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मेन टारगेट क्या था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा भागना है। तो हम लोगों ने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए 5 किलोमीटर, बी से सी पर आए 4 किलोमीटर, और यहाँ पर हमारी जो दिशा थी वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात करते हैं, दिशा की बात नहीं करते हैं, वही कौन सी थी, अदिश राशियाँ। तो यहाँ पर भी कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग, दूरी भी कैसी हुई, अदिश राशि, हमने उदाहरण में पढ़ा भी था। तो जब भी हम लोग दूरी की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ परिमाण यानी कि जो वास्तविक लंबाई है, जितना उसने डिस्टेंस कवर करा है वो माना जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो दूरी का हमारे पास रिजल्ट आता है वो कितना आएगा, 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, यानी उसने कितनी लंबाई तय करी है, 9 किलोमीटर। क्लियर हुआ बच्चों। तो यहाँ पर दिशा महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने कितनी दूरी या कितनी लंबाई हम लोगों ने तय करी वो हमारे लिए मेन था। लेकिन अगर बच्चों हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं किसका, विस्थापन का, तो यहाँ पर हमारे को सिर्फ और सिर्फ लंबाई ही नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें ये भी पता करना होगा कि वो किस दिशा में जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग जब भी बात करते हैं विस्थापन की, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बताता है। अब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को अगर दिशा ऐड कर दूं तो ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे विस्थापन की, तो ए से बी और बी से सी नहीं देखते हैं हम लोग, पहले यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो होगा उसके बीच की दूरी को ही देखेंगे, और वहीं से हम लोग दिशा के महत्वपूर्ण भी की बात करेंगे। तो अब जैसे अगर मैं विस्थापन के एग्जाम्पल में बात करता हूँ, तो ए से बी 5 किलोमीटर और बी से सी 4 किलोमीटर, लेकिन हम लोग ये 5 और 4 को ऐड नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर दूरी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, विस्थापन। और वो क्या होता है, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी। तो वो क्या है, पहला पॉइंट क्या था, ए प्रारंभिक, और आखिरी पे क्या था, सी, यानी ए से वो कहाँ पहुँचा है, सी। तो हम लोग ये ना देख करके सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, 3 किलोमीटर की ही बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ पहला पॉइंट और लास्ट का पॉइंट के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ पर दिशा भी महत्वपूर्ण होती है, वहाँ पर नहीं थी लेकिन यहाँ पर दिशा भी महत्वपूर्ण होगी। वो ए से किस दिशा में चल रहा है, अगर मैं ए पॉइंट था और ये हमारा अंतिम पॉइंट सी है, तो वो ए से किस तरफ चला है, किस दिशा में चला है, सी दिशा में चला है। कितना, 3 किलोमीटर, ये हमको बताना होगा, यानी परिमाण भी चाहिए और हमको उसकी दिशा भी चाहिए, दोनों ही चाहिएंगी। तो ये कैसी राशि हुई, सदिश राशि। तो हम लोगों ने उदाहरण में पढ़ा भी था कि जो हमारी दूरी होती है वो अदिश राशियाँ होती हैं और जो विस्थापन होती हैं वो सदिश राशियाँ होती हैं। तो जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि यहाँ पर उसकी वास्तविक लंबाई को हमें ध्यान में रखना है, और यहाँ पर पहले पॉइंट यानी कि प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। अब बच्चों अगर हम लोग दूरी और विस्थापन में अंतर पता करते हैं तो देखो क्या क्या हो सकता है कि जो दूरी है वो केवल और केवल क्या रखती है, परिमाण को, उसमें दिशा नहीं होगी। लेकिन विस्थापन में क्या होगा, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, तो यहाँ पर दोनों ही एक्टिव रहेंगे। अब दूरी की बात करते हैं तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, परिमाण है। लेकिन यहाँ पर परिमाण और दिशा दोनों ही हैं, तो ये कैसी राशि हो गई, सदिश राशि। इसके साथ साथ बच्चों दूरी जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा, कभी भी दूरी शून्य नहीं होगी, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब अगर मैं बोलता हूँ उदाहरण के तौर पर, जब आप रनिंग करने गए तो आप लोगों ने कितना भी दूरी चली हो, किसी भी दिशा में चली हो, इस पॉइंट से स्टार्ट करा, यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, यहाँ पर आए, तो जब आप लोग पूरा की पूरी लंबाई यानी दूरी को तय करोगे तो वो कुछ ना कुछ आएगा, आप लोगों से ऐड करते रहोगे। यहाँ पर दिशा इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो यहाँ पर हम लोगों को वो कैसी मिलेगी, एक ना कोई एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर जो हमारे दूरी है वो कभी भी शून्य नहीं होगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप रनिंग करके आओ 10 किलोमीटर और आप कहीं से भी किसी भी दिशा में जा सकते हो, और लास्ट में आप आकर के मैं बोलूं कि आपकी दूरी शून्य हो गई, तो क्या आपको वो सही लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी लंबाई जो है वो 10 किलोमीटर की तय करी है, तो वो कभी भी शून्य नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन बच्चों अगर मैं विस्थापन की बात करता हूं तो वो शून्य होगी, वो शून्य हो सकती है। अब वो कैसे, उदाहरण के तौर पर समझो कि आपने रनिंग तो करी, लेकिन आप जो है एक राउंड सर्कल में, एक गोले में रनिंग कर रहे थे, और यहाँ पर अगर आपने सपोज एक चक्कर लगा करके ए पॉइंट से स्टार्ट करा था और एक चक्कर लगा कर फिर से कहाँ पर आ गए, पहले ही पॉइंट यानी ए बिंदु पर आ गए,
तो अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विस्थापन है वो क्या होती है, प्रारंभिक और जो आखिरी बिंदु होती है उसके बीच की दूरी। अब वो क्या है, यहाँ पर देखो पॉइंट क्या है, दोनों के दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पर तो कोई दूरी हुई नहीं, उनके बीच की लंबाई कुछ हुई ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है कि विस्थापन शून्य हो सकता है। क्लियर है, यहाँ पर दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ए पॉइंट और यानी कि पहला पॉइंट प्रारंभिक पॉइंट और आखिरी पॉइंट दोनों सेम हो गए। क्लियर बच्चों। अब अगर हम बात करते हैं दूरी की, तो वो हमेशा क्या होगी, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वहाँ पर रिजल्ट आएगा ही, जो रनिंग करोगे वो लंबाई कुछ ना कुछ तो जाएगी, तो वो हमेशा क्या होगी, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव ही होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बच्चों विस्थापन की, तो वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। अब ये कैसे हुआ, धनात्मक तो सबको समझ में आता है, शून्य भी समझ में आता है, वो हम लोगों ने उदाहरण के तौर पर समझा। अब नेगेटिव कब होगा, तो बच्चों देखो एक पॉइंट से हम लोग चले, ए पॉइंट से किस तरफ, बी में। अब मैंने यहाँ पर ये दिशा क्यों दिखाई है, क्योंकि हम लोग विस्थापन में हमेशा सदिश राशियाँ होती हैं वो, और वहाँ पर दिशा भी महत्वपूर्ण होगी। तो वो ए से कहाँ पर चला, बी की तरफ, इस दिशा में, और सपोज वो 5 किलोमीटर चला है। क्लियर बच्चों। अब यहाँ से बी पॉइंट से वो वापस जो है सी पॉइंट पर आया, और कितना चला बच्चों, 10 किलोमीटर। यानी कि अगर वो ए से बी तक चला तो 5 किलोमीटर इस दिशा में, और वापस बी से कहाँ पर आया है, सी पर, और कितना चला, 10। तो देखो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 5। लेकिन अब यहाँ पर जो दिशा देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, वो दोनों के बिल्कुल अपोजिट है, तो इसके रेस्पेक्टिव में ये कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया है। तो यहाँ पर दिशा महत्वपूर्ण होती है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि विस्थापन में हमारी कैसी राशि है, वो सदिश राशि, उसमें परिमाण और दिशा दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए हम लोग इस उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं कि वो धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, और शून्य भी हो सकता है। तो ये थे बच्चों इन दोनों में अंतर। अब बच्चों हम लोग एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या बोलता है, एक वस्तु त्रिज्या r के वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, जब वह आधा परिक्रमण पूरा कर लेती है तो वस्तु की चली गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो बच्चों कोई एक वस्तु है, वो एक सर्कल पर चल रहा है, लेकिन वो कैसा है, हाफ सेमी सर्कल है, और वो जो है उसका जो त्रिज्या है वो कितना है, r है। अब वो पूरा का पूरा जब वो आधा परिक्रम यानी आधा सर्कल पूरा घूम लेता है, तब वो कितनी दूरी और कितनी विस्थापन को तय कर लेगा, वो हमको बताना है। तो बच्चों ऐसे समझते हैं हम लोग कि कोई ए वस्तु है, कोई वस्तु ए पॉइंट से, ए बिंदु से चलकर पी के द्वारा कहाँ पर पहुंची, बी पर पहुंची है, और यहाँ पर हम लोगों को अब उसका कंप्लीट क्या बताना है, दूरी बतानी है, और उसका विस्थापन बताना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो उसका त्रिज्या है वो कितना है, r है। अब बच्चों हम लोगों को पता है कि जो कंप्लीट एक सर्कल की दूरी होती है वो क्या होती है, 2πr, यानी यहाँ पर r क्या है, उसकी त्रिज्या। अब लेकिन यहाँ पर तो वो केवल आधा ही चला है, तो अगर हमें उसकी दूरी बतानी है तो दूरी क्या होगी, a b p पथ पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही तो आया वो, और इसकी जो लंबाई होगी, दूरी होगी, वो क्या हो जाएगी, इस पूरे की आधी, यानी कि πr। क्लियर हो गया बच्चों। तो जब वो A से B बिंदु पर आएगा और वो इस दिशा में आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो वहाँ पर जो उसकी दूरी होगी वो क्या होगी, इसका आधा हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, πr। अब अगर मैं विस्थापन की बात करता हूँ तो वो हमें पता है कि प्रारंभिक और आखिरी जो बिंदु होता है उसकी लंबाई होगी, तो वो A से B तक आ रहा है। अब त्रिज्या कितना था, r, तो वो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो वो कितना हो गया, 2r हो गया बच्चों। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर दूरी कितनी हुई, πr, और विस्थापन कितना हुआ, 2r। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इसका दूरी भी निकाल दी और विस्थापन भी निकाल दिया। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे के जो टॉपिक हैं असमान गति और समान गति, वो हम लोगों ने इस वीडियो में ना कवर करके अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जाने से पहले सभी बच्चों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।